हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, क्लास 10th का ये रसायन विज्ञान का आज 5वीं वीडियो पढ़ने वाला है, जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे कि समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में, चौथी वाली वीडियो में आपको बताया जा चुका है, बट एक ही सवाल बताया गया था, ठीक है ना। बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया था कैसे एग्जाम पैटर्न में आपको लिखना है एक क्वेश्चन को। आइए आज समझते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि तो देखिए ये क्या है कि जिंक और ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट और सिल्वर यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, यानी चांदी यहाँ से क्या आ जाएगी बाहर। और ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्यों यही चीज बना है। आप यहाँ पे आपको समीकरण संतुलित करना है तो वो सीखना हम लोगों को, ठीक है। तो आइए समीकरण संतुलित करना सीखते हैं। ऐसे समीकरण संतुलित करने के लिए पहला रूल्स क्या सिखाया था हमने आपको अगली वीडियो में। सबसे पहला रूल्स है कि जितने भी सूत्र हैं इन सभी के ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ऐसे सबको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, सबसे पहला काम। ब्रैकेट में बंद हो गया। चलिए दूसरा काम होता है कि जितने भी परमाणु इसमें हैं सबकी एक सूची बनाया जाए और सबकी संख्याओं को भी लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पे जिंक परमाणु है तो जिंक की सूची बनाइए, और यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, जिंक है और यहाँ पे सिल्वर है यानी चांदी भी है, और नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। 4 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यही 4 लोग इस साइड भी होंगे ना, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम खराब हो जाएगा। यही 4 लोग इस पार भी होंगे। जिंक होगा, सिल्वर होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। मैं इनको इस तरीके से लिख रहा हूं, आप ऐसे भी लिख सकते थे कामा लगा के। देखिए तो जिंक कितना है, इनकी सूची तो हमने बना लिया, अब इनकी संख्याओं को भी लिखते हैं। परमाणुओं की सूची बनाइए और इनकी संख्याओं को लिखिए। तो इस साइड बाएं साइड अभिकारक में जिंक 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। इस साइड देखते हैं जिंक 1 है। अब नाइट्रोजन देखिए कि नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 से नाइट्रोजन में गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा, तब 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन तो आपका 2 हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए अंदर 3 है, तो 3 के अंदर, लेकिन 2 से बाहर गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6, तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो गई। और सिल्वर यहाँ कितना है, 1 है। अब देखिए हमने कल भी आपको सिखाया था कि सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले किसी धातु को बैलेंस करना चाहिए, उसके बाद अधातु को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऑक्सीजन पे ध्यान देना चाहिए और फिर लास्ट में आपको हाइड्रोजन पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी संतुलित हो जाता है समीकरण। किसको पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि क्या धातु गड़बड़ है कि नहीं। तो धातु जो हमारी चांदी ये भी धातु है, दोनों तरफ सही है। जिंक भी धातु है, दोनों तरफ सही है, फिट है, धातु में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कोई अधातु। तो जैसे नाइट्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। तो यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन अधातु है, दोनों तरफ गड़बड़ है कि नहीं। तो इस साइड नाइट्रोजन 2 है और इस साइड नाइट्रोजन 1 है। अब हम इस नाइट्रोजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन है किधर कम। तो नाइट्रोजन आपको बाएं हिस्से यानी अभिकारक की तरफ कम है, तो इधर ही जाहिर सी बात की बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको सेकंड स्टेप लेने के लिए इसको एक बार कॉपी करना होगा, इस इक्वेशन को आपको, कि जिंक प्लस AgNO3 की अभिक्रिया करा देंगे आप। जिंक नाइट्रेट बनेगा ZNO3 का ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। अभी ब्रैकेट इसका लगाए रहेंगे। एग्जाम पैटर्न में लिखने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम पैटर्न में लिखने का तरीका, एग्जाम पैटर्न में किस तरीके से आप लिखेंगे इसको। तो देखिए इधर आपका कम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देखिए है कहाँ, नाइट्रोजन यहाँ है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो हम किस संख्या से गुणा करें, तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है जिससे हम गुणा कर सकते हैं। 1 से हम गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे गुणा करते हैं 2 से गुणा करते हैं। इसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं सबकी गुणा करने के बाद। अब लिस्ट बनाएंगे
तो इस साइड जिंक कितना है 1, चांदी कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है, अब हम जब 2 से गुणा कर चुके तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, जैसे ही 2 से गुणा किए हैं, ठीक है ना, चांदी 2 हो गई थी, देखिए 2 से गुणा करते समय चांदी 2 हो गई है, जिंक अकेला, लेकिन 2 से गुणा करते समय चांदी 2 से, तो 2 चांदी, नाइट्रोजन में 2 से, तो 2 नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 3 पहले से था, 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 ऑक्सीजन, ठीक है, पहले 3 था अब 6 हो गया। इस साइड जरा मैच कराइए कि जिंक कितना है आपका 1, नाइट्रोजन कितना है, इधर तो हमने कुछ किया नहीं, तो ये वाला कॉपी कर दीजिए, इधर तो आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, तो चांदी भी इधर 1 है, और नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6, इधर तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो यही वाला कॉपी कर देंगे, और इधर हमने एक साइड बढ़ाया था। अब देखिए आप सही करने गए थे नाइट्रोजन को, लेकिन गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से चांदी सही करने गए हैं, यहाँ नाइट्रोजन गड़बड़ था, फर्स्ट स्टेप में देखे कि नाइट्रोजन गड़बड़ है, बाकी सब सही था और ऑक्सीजन भी गड़बड़ था। नाइट्रोजन सही करने के चक्कर में नाइट्रोजन तो सही हुआ, साथ में ऑक्सीजन भी सही हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया कौन, ये चांदी गड़बड़ हो गई। अब तीसरा स्टेप लेते हैं जिसमें हम चांदी को सही करेंगे, ठीक है ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आपको एग्जाम में क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार फिर से आप इसे उतारेंगे, ये रहा आपका जिंक, और ये आपका AgNO3, और अभिक्रिया जिंक नाइट्रेट, और ये रहा आपका सिल्वर। इसे फिर से एक बार ब्रैकेट में आप बंद कर लेंगे, और जितना स्टेप ऊपर सॉल्व कर चुके हैं उसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आप 2 पहले लगा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। तो जिंक अभी भी सही है, ऑक्सीजन अभी भी सही है, नाइट्रोजन अभी भी सही है, सिल्वर गड़बड़ है। इस साइड सिल्वर 2 है, लेकिन इस साइड सिल्वर कितना है 1 है। तो एक काम करते हैं कि इस साइड सिल्वर बढ़ा देते हैं, तो सिल्वर है क्या, यहाँ पे है सिल्वर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब इसके बाद जब गुणा कर दिए तो अब हम फिर से सूची बनाएंगे और संख्याओं को लिखेंगे, तब चेक करते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि चेक करते हैं, तो जिंक अभी भी 1, 2 से गुणा करेंगे तो Ag 2, 2 से गुणा करेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2, 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 पहले से था, तो 2 3 6, तो 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखेंगे कि जिंक आपका 1, नाइट्रोजन 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन पहले से था, 2 से गुणा करेंगे तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 क्या है Ag है। अब जरा मैच कराइए, जिंक 1, जिंक 1, Ag 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, यानी दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तत्वों की संख्याएं, या कहिए कि तत्वों के परमाणुओं की जो संख्याएं वो बराबर है। जिंक तत्व का 1 परमाणु, जिंक तत्व का 1 परमाणु, सिल्वर तत्व का 2 परमाणु, सिल्वर तत्व का 2 परमाणु, यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं क्या है, एक जैसी है। तो यह समीकरण किस नियम का फॉलो कर रहा है, किस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, या कहिए द्रव्य अविनाशिता के नियम को। द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या है, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि अभिक्रिया के दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और या कहिए कि आप तब अभिक्रिया के बाएं साइड या दाएं साइड तत्वों के जो परमाणु, उनके द्रव्यमानों का जो योग है, कुल इस साइड का योग और उस साइड का योग दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। या फिर कहिए कि कोई भी नया तत्व बनता नहीं है, ना ही कोई पुराना नष्ट होता है, ये द्रव्य अविनाशिता है। तो यही सब नियम का ये पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नीचे ये लिख सकते हैं, नीचे आप चाहते हैं लिख सकते हैं, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूं कि यहीं पे लिख दे रहा हूं। अतः यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह समीकरण
क्या है, संतुलित है, इसलिए यह समीकरण संतुलित है। ठीक है ना। तो देख लिए यह समीकरण क्या है, संतुलित है। ऐसे 1 2 4 स्टेप में हो सकता है कोई समीकरण ऐसा भी मिल जाए आपको जो 5 7 स्टेप चला जाए। ठीक है। तो इस स्टेप बाय स्टेप से करेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बेहतर है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा, वन लाइन में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। वन लाइन में हालांकि मैं भी कर सकता हूँ, अभी वन लाइन में आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया हूँ। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ABCD मेथड होता है। ठीक है ना। जैसा कि आप जब वीडियो का थंबनेल देखे होंगे तो उस पर लिखा रहा होगा कि ABCD मेथड से कैसे सॉल्व करें समीकरण को। तो ABCD मेथड क्या है उसको देखिए। हालांकि उससे आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, वो बस क्या है कि अगर कोई समीकरण नहीं आ रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट आपको बताता है क्या आंसर रखना है यहाँ पे। ठीक है ना। इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है उस ABCD मेथड से। तो आइए हम वही बताते हैं आपको ट्रिक के माध्यम से कि ABCD मेथड क्या होता है। तो हमें आपके यहाँ लगा दीजिए हेडिंग कि ABCD मेथड, ABCD, अब आगे से और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। ABCD विधि से क्या करेंगे आप, समीकरण को संतुलित करेंगे। इसी को हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आपका ये समीकरण है क्या, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा जिंक नाइट्रेट और चांदी बाहर हो जाएगी। तो ABCD मेथड का मतलब क्या होता है कि पहले इसे ब्रैकेट में आपको बंद करना ही है, ये रूल्स में बदलाव नहीं है। ब्रैकेट में इसे बंद करिए आप, ब्रैकेट में बंद कर लिया आपने, चलिए ब्रैकेट में बंद हो गया। अब इसके आगे आप लिख दीजिए ABCD, जितने लोग हैं इसके आगे ABCD लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इसके आगे लिख दीजिए A, इसके आगे लिखिए आप B, इसके आगे लिखिए C, इसके आगे लिखिए D। अगर और भी कोई तत्व यहाँ पे शामिल होता, चाहे कोई अभिकारक या कोई उत्पाद अभी शामिल होता, तो हम E लिखते हैं, F लिखते हैं, जितना बन जाएगा सबको लिख देंगे। ठीक है ना। ध्यान समझिएगा ABCD मेथड क्या है, कि ये जो आप सोच रहे थे, बार बार चेक कर रहे थे, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट एकदम पता चल जाएगा वहां पे रखना क्या है। इसमें गणित लगती है, मैथ से हम लगाते हैं इसको। हालांकि ये केमिस्ट्री के तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैथ के तरीके से सॉल्व होता है। देखिएगा, अब यहाँ पे आप किसी एक तत्व को उठाइए, जैसे जिंक को हम उठाएंगे यहाँ से, तो जिंक के बारे में दोनों तरफ क्या क्या कहानी है लिखिए। अब यहाँ का रूल्स ये है कि जिंक कठ है, एक है, तो इसके सामने कौन सा अक्षर है उसी से गुणा कर दीजिए। एक से आप A में गुणा कर दीजिए, जठ है जिंक है, उसी अक्षर से इसमें गुणा कर दीजिए। और कहीं जिंक है नहीं है, अब इस साइड जिंक खोजिए, तो यहाँ पे अभिक्रिया का मतलब होता है बराबर, यहाँ बराबर का निशान लगा दीजिए। इस साइड जिंक है और जिंक के सामने कौन सा अक्षर लिखे हम, C, तो कठ है जिंक है एगो, तो एक से इस C में गुणा कर दीजिए, एक गुणे C। चलिए जिंक की कहानी खत्म। ओके, अब आगे उठा लीजिए कोई और तो Ag उठा लीजिए, Ag सिल्वर। सिल्वर के बारे में देखते हैं कि सिल्वर कट है, यहाँ पे एक है सिल्वर, और सिल्वर के सामने अक्षर कौन सा है, B, तो एक से गुणा कर दीजिए आप किसमें, B में। ठीक। अब और कहीं सिल्वर है, इधर नहीं है, तो बराबर का चिन्ह ला के आगे बढ़िए। कहीं और सिल्वर है, यहाँ सिल्वर है, सिल्वर के सामने कौन सा अक्षर है, D, लेकिन सिल्वर कट है एक है, इसलिए एक से गुणा कर दीजिए किसमें, D में। अच्छा, और कौन बंदा यहाँ पे, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को उठा लीजिए। नाइट्रोजन इस अभिकारक की तरफ एक है, और 21 अक्षर के सामने, इसके सामने कौन सा अक्षर लिखा हूं मैं, B, तो एक से गुणा कर देंगे B में, एक से गुणा कर देंगे B में। और इधर आइए नाइट्रोजन चेक करते हैं, नाइट्रोजन कट है, तो नाइट्रोजन देखिए या 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के सामने कौन सा अक्षर लिखे हैं, C, तो हम एक काम करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे C में। ठीक है। नाइट्रोजन है पार, खाली B के सामने नाइट्रोजन था इसलिए B के सामने, और है पार नाइट्रोजन C के सामने है इसलिए C से गुणा किए है। जितनी संख्या है वही संख्या से गुणा करना होता है। अब कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गया। चलिए ऑक्सीजन को यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे आप दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है ना। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन ऑक्सीजन सामने गिनती कौन है, B, तो इसीलिए हम 3 से तो गुणा करेंगे लेकिन B में करेंगे, और ऑक्सीजन इस पार है कहीं नहीं। अब उस पार चलिए ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन तो है यहाँ 3 आए, 2 गुणे 3 दुना के 6 ऑक्सीजन है, लेकिन किसके सामने है, C के, तो 3 दुना के 6, तो हम 6 से गुणा करेंगे C में, 6 से गुणा करेंगे C में। अब इतना कुछ बन रहा है देख लीजिए।
अब आपको स्पष्ट हो गया 3 गुणे बी बराबर 6c। ये कैसे कैसे आया एक बार और समझा दे रहा हूँ, ये कैसे कैसे बना है। इसमें रूल्स होता है कि सबसे पहले हमने जिंक को उठाया और जिंक के सामने के जो अक्षर लिखा अपनी मर्जी से उसमें गुणा करना होता है। कितने से? जितना इनकी संख्या होती है। जिंक की संख्या कट है, एगो जिंक है इसलिए हमने 1 से गुणा किया, इसके सामने जो अक्षर है ए उस ए में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जिंक, अभी इस पर खोजिए, इस पर कहीं जिंक खोजिए, यहाँ पे जिंक आइए, जिंक कट है एक ठे, इसका सामने अक्षर कौन है? सी, इसलिए 1 से गुणा करेंगे सी में। अब एजी खोजिए, एजी इस पार, एजी खाली एक ठे है और एक के सामने बी लिखा है इसलिए बी से गुणा। इस पार एजी देखेंगे एक ठे है, एक के सामने डी लिखा है इसलिए 1 गुणा डी से। नाइट्रोजन खोजिए, इधर नाइट्रोजन एक ठे है, एक के सामने बी लिखा है इसलिए बी से गुणा। इस पार नाइट्रोजन खोजिए तो 2 नाइट्रोजन है, जब 2 नाइट्रोजन है तो हम 2 से गुणा करेंगे, लेकिन किसमें करेंगे? सामने जो अक्षर है उसमें कर देंगे, ठीक। अब ये बच गया था ऑक्सीजन, तो इस साइड ऑक्सीजन देखिए 3 था, इस 3 के सामने अक्षर कौन है? बी, तो बी से गुणा कर दिए हैं। अब इस पर नाइट्रोजन खोजेंगे तो 3 यहाँ है, गुणे बाहर कोष्टक में तो गुणा कर देंगे, 3 के 6 ऑक्सीजन है लेकिन सामने अक्षर कौन सा है? सी है, तो गुणा करेंगे 6 से सी में तो 6c हो जाएगा। अब इसके बाद ही कहानी देखिए, इसमें चेक करिए कि कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है, ए आया है कि बी आया है कि सी आया है कि डी आया है। तो बी 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 3 बार बी आया है, सी 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 3 बार सी भी आया है और ए कम आया है, डी भी कम आया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया है? बी और सी 3 बार आए हैं। तो दोनों में से किसी एक को, जब दोनों बराबर आ गए तो क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं कि कौन अक्षर ज्यादा बार आया है। बी 1 बार, 2 बार, 3 बार बी आया है, सी 1 बार, 2 बार, 3 बार सी भी आया है और बाकी डी और ए कम आए हैं, तो छोड़ दीजिए कम वालों को, जो ज्यादा बार आया है उसी को उठा लीजिए। अब किसको उठाएंगे? किसी को भी उठा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, चलिए हम उठा लेते हैं सी को। तो यहाँ से अभी कह सकते हैं कि ज्यादा बार सी आया है, तो जो ज्यादा बार आया है उसको उठाइए और उसके बराबर 1 मान लीजिए अपने आप, ठीक है ना। लीजिए कि माना सी बराबर 1 लेने पर, और अपनी मर्जी से लेना, ये गणित का ये मेथड है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। सी बराबर क्या लेंगे आप? 1 लेंगे। अब यह जितना है सब बना है, ये सब एक प्रकार के इक्वेशन है, समीकरण है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इस प्रकार के समीकरण है, ठीक है ना। तो अब ये सी का मान कहीं रखिए, किसी समीकरण में, किसी भी समीकरण में रखिए सी का मान, जहां से आपको आसानी से मान मिल सके। तो देखिएगा सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो कहीं भी रखते हैं। तो चलिए आइए सी का मान हम यहाँ पे रखते हैं, इस वाले में। इसको मन कर तो नाम दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, इसको कर दीजिए समीकरण 3, इसको कर दीजिए समीकरण 4। तो यह सी बराबर 1 किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में। यह समीकरण 1 है आपका, क्या है? 3b बराबर 6c। तो अब 6 गुणे सी का मान 1 रखिए, यहाँ लिखा है 3b, तो b बराबर 6 कम 6 आए 3 नीचे आ जाएगा तो काट देंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक। अब यह b का वैल्यू 2 आ गया, तो b का मान कहीं और रख दीजिए, जहां b होगा यहाँ b है ना। चलिए इस वाले में b रख दीजिए, तो यहाँ b का मान रखिए कितना? 1 पहले से लिखा है और b की जगह पे क्या लिखूंगा? 2, तो 1 गुणे d से d आ जाएगा, और 2 1 2, यानी d का वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। अब आपको b की आ गई, d की आ गई, अभी a का निकालना है, तो इस समीकरण में रख दीजिए। यहाँ देख रहे हैं समीकरण 2, आप कह दीजिए कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है कि 1 गुणे a बराबर 1 गुणे c। तो आपको पता है कि c की वैल्यू कितनी आप शुरू में मान लिए? 1, तो यहाँ 1 रखिए, 1 से गुणा करेंगे a में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। a आ गया, b आ गया, d आ गया और c आप शुरू में मान लिए हैं, c बराबर 1, अर्थात चारों अक्षर आपको मिल गए, a b c d। अब जहां जहां a b c d लिखा है वहीं वहीं जाके इसको रख देंगे। तो इक्वेशन हम एक बार फिर से उतार लेते हैं, ये वाला आपका, ये रहा जिंक और सिल्वर नाइट्रेट और Zn NO3 का ट्वाइस और Ag। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देना था, ब्रैकेट में बंद कर देना था सबको। अब देखिएगा a आगे a लिखा था ना, a का मान कितना आया? 1, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम? 1। अच्छा
इसके बाद बी कितना आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2। फिर सी कितना आया 1, तो सी यहाँ है ना जिंक के सामने, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर डी कितना आया 2, तो डी यहाँ एजी के सामने, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब किसी एक का कोई मतलब है नहीं गुणा करने से, इसलिए एक को चाहो तो मिटा सकते हो, इसलिए एक को चाहो तो मिटा सकते हो। अब बताओ जरा यही समीकरण चेक करो इधर, इसमें एजी नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट सामने 2 आया था और यहाँ सिल्वर सामने 2 आया था जब हम समीकरण संतुलित किए थे तब, लेकिन मेथड ये वाला था। अब हम एबीसीडी मेथड से लगाए हैं तो भी हमारा समीकरण देखिए बिल्कुल वही आया है। चेक करिए कोई बदलाव है इसमें नहीं, एजी के सामने 2 और सिल्वर नाइट्रेट के सामने भी 2, बाकी इन लोगों के सामने एक एक आया था, एक एक मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एक है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका दोनों तरीका एबीसीडी मेथड भी, इसे कहते हैं एबीसीडी मेथड और इसे कहते हैं आपका यह किताब का स्टैंडर्ड तरीका है जो आपको बुक देती है एग्जाम पैटर्न में हल करने का। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उस तरीके से लगाइए, लेकिन ये तरीका क्या कब लगाते हैं, कब यूज करते हैं, जब कोई इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तरीका कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई इक्वेशन आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आप इसे बार बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो नाम ही है जांच एवं त्रुटि विधि। जब इसको बार बार चेक कर रहे हैं, यहाँ क्या रखे, इधर रख रहे हो तो उधर गड़बड़ हो रहा है, उधर रख रहे हो तो इधर गड़बड़ हो रहा है, जब इस बात से परेशान हो जाना, आपको आंसर इस समझ में ना आए, तो उस वक्त आप एबीसीडी मेथड को लगाना जो एग्जैक्ट वैल्यू बताती है कि इसके सामने क्या रखाएगा, इसके सामने क्या रखाएगा, इसके सामने क्या रखाएगा और इसके सामने क्या रखाएगा, डायरेक्ट आंसर आता है। ये रहा एबीसीडी गणित और इससे डायरेक्ट आपको क्या पता चलता है, आंसर पता चलता है। ठीक है, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको कोई अलग से इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर उसको एबीसीडी मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने आ गया एक नया इक्वेशन। ठीक है, कि एल्युमिनियम के या आप कॉपर क्लोराइड से कराए तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बाहर हो गया है। ठीक है ना, वैसे ये सब हो क्यों रहा है, बाहर क्यों जा रहा है कॉपर, इससे पहले वाले इक्वेशन में सिल्वर बाहर क्यों चला गया है, इन सब चीजों को हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये सब सक्रियता की वजह से होता है कि धातुओं की सक्रियता से जो पढ़ा रहेगा वो समझ सकता है कि क्यों ये सब बाहर निकल गया है यहाँ से। ठीक है ना, तो इन समझ समय अभी नहीं होता, अभी हमें खाली इक्वेशन बैलेंस करना है। तो आइए इक्वेशन को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब मैं आपको किताबी मेथड बताऊंगा तो लंबा जाएगा काफी। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने अगली वीडियो में एक बता दिया, इस वीडियो में एक बता दिया, आप बार बार इसी तरीके से क्या करिएगा, इक्वेशन को बैलेंस करिएगा 4-5 स्टेप में। अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट एक लाइन में करता हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है जो 10 के विद्यार्थी हैं उनका कर्तव्य बनता है कि बोर्ड एग्जाम में उनको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने अभी अभी करके दिखाया था, या इससे पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने करके दिखाया है। और जो लोग 10 में नहीं पढ़ रहे हैं, जिस कंपटीशन लेवल में कर रहे हैं या किसी और तरीके से खाली बस आंसर बताने का मन कर रहा है, तो वह इस गणित के एबीसीडी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर एक लाइन में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एबीसीडी मेथड लगा लेते हैं हम लोग। ओके, देखो एबीसीडी मेथड से कैसे करते हैं। तो इसके सामने कोई अच्छा लिख दीजिए, ए, इसके सामने लिख दीजिए आप बी, इसे ब्रैकेट में बंद करके, और इसके सामने लिख दीजिए आप सी, इसके सामने लिख दीजिए आप डी। अब यहाँ से कोई सबसे पहले तत्व उठा लीजिए आप, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इधर एक है, एक के सामने ए है तो आप एक ए कर दीजिए, तो मान लीजिए कि ए लिखाएगा केवल। ठीक है ना, और इसके बाद आपका इस साइड एल्युमिनियम खोजिए जरा, इस साइड में मुझे लग रहा है कि एल्युमिनियम एक ही है और एक के सामने लेकिन सी है, तो इसलिए बराबर में सी लिखाएगा। बराबर क्यों, क्योंकि जब इसको आप डाक जाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाना पड़ जाएगा। चलिए एल्युमिनियम का कहानी खत्म दोनों ओर से। अब आते हैं कॉपर को लेकर चलते हैं। कॉपर दोनों ओर देख लीजिएगा, इधर कॉपर कट है, एक कॉपर है, एक के सामने बी लिखा है, तो एक से बी में गुणा करेंगे तो केवल बी ही होगा। अब वो पार जाना है तो पहले बराबर का निशान लगा लीजिए, वो पार कॉपर ढूंढिए तो कॉपर भी एक ही है, तो एक के सामने क्या लिखा है डी, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे हम डी। कॉपर हो गया। आप क्लोरीन को लिख लीजिएगा, क्लोरीन आपका इस साइड जो है कि यहाँ पे 2 है और 2 के सामने बी लिखा है, तो इसलिए 2b लिख देंगे। अब वो पार जा रहे हैं तो पहले बराबर का निशान लगा लीजिए। तब क्लोरीन को देखिए, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन से गुणा करना है सी में तो 3c। ठीक है ना, 3 इक्वेशन बना है, 1 2 3, जितना तत्व होता है एक इक्वेशन बनेगा ना, एल्युमिनियम कॉपर और क्लोरीन 3 तत्व है, 3 इक्वेशन बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि कौन ज्यादा बार आया है। ए एक ही बार है, बी 1-2 बार है। चलिए बी ज्यादा बार आया है, तो जो ज्यादा बार आता है उसके बराबर क्या मान लेते हैं 1, तो आपने बी बराबर 1 मान लिया। ठीक है, तो आपको बी की वैल्यू मिल गई। अब ये बी की वैल्यू काम करी कि यहाँ रख दीजिए, सॉरी यहाँ रख दीजिए। अगर बी की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो डी की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1। चलिए अच्छी बात है।
अब एक काम करते हैं कि इस बी की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, बी यहाँ पे है ना, तो बी की वैल्यू को यहाँ रखते हैं 3c, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 कम है 2 आई, सी इधर है तो बटा में आएगा तो 3, सी की वैल्यू आ गई 2/3। वैसे घबराना मत, जब बटा में वैल्यू आ जाएगी तो घबराना मत, ऐसे आ सकता है, गणितीय विधि से लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है। अब इस सी की वैल्यू रखिए कहाँ पे, यहाँ पे, ताकि ए की वैल्यू आ जाए, तो ए की भी वैल्यू अब सी की यहाँ रखेंगे तो 2/3, तो इसलिए ए की भी वैल्यू आ जाएगा कितना 2/3। तो 2 वैल्यू सही आई है, लेकिन 2 वैल्यू आपको 2/3 आ गई है, ठीक है ना। तो वैसे इक्वेशन को एक बार उतारते हैं, Al कॉपर Cl2 CuCl2, अब क्रिया का निशान AlCl3, फिर इसके बाद कॉपर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए अभी ए की वैल्यू जो जैसे जैसे आया उसको रख दीजिए, इसमें सोचना नहीं। ए की वैल्यू 2/3 है तो यहाँ 2/3 रखिए, क्योंकि सामने ए था। बी के सामने क्या है, बी की वैल्यू 1 तो यहाँ 1 रखिए। अब सी की वैल्यू क्या आई है, सी यहाँ 2/3 लिखिए। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे डी था तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 1। चलिए अब ये एक पूरा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी पूर्ण संख्या है नहीं, अब बटा में है, तो इसको हम पूरा अच्छे से बनाएंगे, एक पूर्ण संख्या, पूरी संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो एक पूरी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका लसा ले लेते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसका लसा, जैसे कि यहाँ पे 2/3 लिखा है, ये लिखा है 1, तो इसको बटा में 1 मान सकते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं यार। यहाँ है 2/3 और यहाँ भी है 1, तो नीचे हर क्या आ रहा है, देखिए हर आ रहा है 3, तो 3 का लसा कितना होगा बच्चों 3। अब जितना लसा आया ना उसी से क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में गुणा कर देते हैं, लसा से ही पूरे इक्वेशन में गुणा कर देते हैं। तो लसा आया है 3, अगर सोचिए कि यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 3 से क्या कर दीजिए गुणा, पूरे इक्वेशन में 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो आई 3 से 3 कट जाएगा, आई 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, अब ये इक्वेशन फिर से उतारेंगे तो आपका बचेगा, यहाँ पे एल है, एल के सामने क्या बच गया केवल 2, और क्या है कॉपर क्लोराइड है, इसके सामने क्या आ गया 3 × 3। अब क्रिया का निशान 3 से 3 कट गया, केवल 2 बचा है, इसके सामने है AlCl3, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के सामने कितना है 2 है, और यहाँ 3 × 3 आएगा, कॉपर के सामने 3 आएगा, ये रहा। अब देखिए पूरी तरीके से एक अच्छी संख्या में बदल चुका है, यानी कि आपका इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। लेकिन ये कौन सा मेथड है, मेथड है ABCD मेथड है, गणितीय मेथड है, ठीक है ना। इससे आप एग्जाम में मत लगाइएगा, एग्जाम में लगाने वाला मैं इससे पहले बताया हूँ, जो बच्चे 10th क्लास में उनके लिए, और ये तो कोई भी कर सकता है, किसी को बस आंसर बताने से मतलब है तो ऐसे काम कर ले, ठीक है। और हाँ चेक करना कि ये सही है कि गलत, तो आइए चेक कर लेते हैं। इस साइड एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 2, कॉपर कितना है 3 से गुणा करेंगे तो कॉपर कितना हुआ 3, क्लोरीन कितना है तो 2 क्लोरीन यहाँ है, 3 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन आपका हो गया 6। जरा इस साइड चेक करिए, एल्युमिनियम से 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना है 2 है, ये क्लोरीन 3 है, 3 से गुणा करेंगे 2 में, तब क्लोरीन कितना हो जाएगा 6, और कॉपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। जरा चेक करिए, कॉपर 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है क्या है, एकदम बैलेंस है, संतुलित है, परफेक्ट है, ठीक है ना। इस मेथड का उपयोग आपको बता दिया कहाँ करना है, ठीक है। गणितीय विधि का उपयोग आपको बस आंसर बताने के लिए करना है, एग्जाम में पैटर्न में मत करिएगा इसका उपयोग। बेहतर यही रहेगा कि आपको जो सिखाया गया है जांच एवं त्रुटि विधि, कि बार बार जांच करिए, बार बार चेक करिए, बार बार जांच करिए, गलती होगी चेक करिए, उसी से लगाइएगा, क्योंकि आपके क्लास 10th में वही मेथड है, जांच एवं त्रुटि विधि, यानी चेक एंड एरर मेथड। ओके ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक अगली इक्वेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो देखिए आपका एक नया इक्वेशन, ब्यूटेन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे, ये ब्यूटेन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको, हालांकि ये सही नहीं है, कार्बन 4 इधर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 10 है, हाइड्रोजन 10 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 3 है, पूरा गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इसको आपको बैलेंस करना है, तो चेक एंड एरर मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए हमको अगर पता करना कि क्या सही आंसर, तो हम ABCD के मेथड से क्या करेंगे, इसको तुरंत का तुरंत गणित की विधि से आंसर पता कर सकते हैं। और तो ये आपके लिए एक होमवर्क में देता हूँ कि आपको लगाना है, मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना।
ये सभी लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ओके, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस इक्वेशन का। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट में सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।